चलिए एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद बातें शुरू करेंगे। I'm Dr. P.P. Ashok. No, please, my pen. I'm Dr. Pankaj Morolia. ए, इसको रैगिंग बोलते हैं क्या? मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? Dr. वीरेंद्र पोल के. ये एक मिनट, अपन को भी करने का है। ये देख। आई एम डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा। और क्या करूँ? बस. अभी जो आपने सीन देखा वो मूवी 2003 में रिलीज हुई थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस के नाम से। इस सीन में रैगिंग को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, तो क्या सच में रैगिंग इतनी ग्लोरीफाइंग होती है, इतनी रिलैक्सिंग होती है? द आंसर इज नो। बट अगर आपको सच में लगता है कि रैगिंग इतनी ग्लोरीफाइंग, इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है, तो मैं आपको फरहान, निशांत और राजेश्वरी के बारे में बताना चाहूँगा। यह तस्वीर है 18 साल की ऋषिकेश्वरी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऋषिकेश्वरी ने खुदकुशी कर ली। ये जो पहली क्लिप आपने देखी वो राजेश्वरी की घर की थी। राजेश्वरी अपने कॉलेज के इनिशियल डेज में थी। पापा के घर से बाहर जाने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी लगा के अपनी जान दे दी, जस्ट बिकॉज कि वो अपने सीनियर से रैगिंग की वजह से परेशान थी। मेरे बच्चे निशांत, ये मेरे बच्चे कहाँ चला गया बच्चे मेरे को साथ ले चल। और जो दूसरी क्लिप देखी वो निशांत की मम्मी की थी, जिसने भी रैगिंग से परेशान होके अपनी जान दे दी। और फरहान अहमद जो कि आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता था, उसने अभी पिछले महीने ही सुसाइड कर लिया रैगिंग से परेशान होके। अगर हम डेटा के हिसाब से जाएं, जो कि 2020 के एक आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि 2016 में 9,000 प्लस स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी है। ये आंकड़ा बढ़ के 2017 में 9,500 हुआ और 2018 में ये आंकड़ा 10,000 को भी पार कर गया। और 2021 की एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से केवल 2020 में ही 13,000 स्टूडेंट्स ने जान दी। इसे हम थोड़ा बढ़ा के देखें तो पर डे 35 बच्चे और पर मंथ 900 प्लस बच्चे जान दे रहे हैं। और इस डेटा को हम सुसाइड के डेटा से कंपेयर करें तो सुसाइड के डेटा में पर डे 3 बच्चे अपनी जान दे रहे हैं और पर मंथ 90 प्लस बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। तो मतलब कि 7% डेथ सिर्फ रैगिंग की सुसाइड की वजह से हो रही है। अब हम रैगिंग में होने वाली बहुत सी एक्टिविटीज़ के बारे में समझते हैं कि रैगिंग की कैसे जाती हैं, रैगिंग करते कैसे हैं। पहला आता है सेक्सुअल अब्यूज़, दूसरा आता है स्ट्रिपिंग कराते हैं बच्चों से, तीसरा काम करवाते हैं स्टूडेंट से, चौथा आता है कि उन्हें कोई ऑब्सीन एक्ट करने के लिए बोला जाता है, और पांचवा आता है होमोसेक्सुअलिटी असॉल्ट्स। इसे हम और अच्छे से समझेंगे थोड़ा आगे चल के। रैगिंग के अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं। जी हाँ, हेजिंग, फैगिंग एंड बुलिंग। हेजिंग का बताता हूँ। हेजिंग मतलब कि ऐसा पेनफुल इतना काम कराएंगे जिससे तुम्हारी बॉडी को इतना ज़्यादा हार्म हो जाए, बट सीनियर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ मज़े लेने। दूसरा होता है फैगिंग। फैगिंग में आपको नौकरों की तरह काम कराया जाता है, यहाँ तक कि आपको कपड़े साफ़ कराए जाते हैं, बर्तन साफ़ कराए जाते हैं, रूम साफ़ कराया जाता है, यहाँ तक कि असाइनमेंट तक कराया जाता है आपको। और दूसरा बुलिंग, जिसे हम दादागिरी के नाम से जानते हैं। कोई सीनियर जो आपसे पावरफुल है वो आपको एक काम करने के लिए बोलेगा जो आपका मन भी नहीं होगा, बट आपको करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है और वो आपका सीनियर है। रैगिंग के अलग अलग देश में अलग अलग नाम है, जैसे कि फ्रांस में इसे बाप्टे में कहते हैं और डच में इसे डूब कहते हैं। अगर हम गूगल पे सर्च करें कि रैगिंग सबसे ज़्यादा किस देश में होती है तो हमें पता चलेगा श्रीलंका इसमें टॉप करता है। रैगिंग की अगर हम अच्छी वाली डेफिनेशन पे जाए, जो कि हमें बताई जाती है कि ये एक आइस ब्रेकर होता है जूनियर्स और सीनियर के बीच में, जिसकी वजह से एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, फ्रेंडशिप बढ़ती है। बट इसी मिथ ने हज़ारों स्टूडेंट्स की जान ले ली। और अगर हम रैगिंग के विक्टिम्स की माने तो उनके कपड़े उतार कर बिना कपड़ों के हरास किया गया है, गालियां दी गई हैं, फिजिकल हरास किया गया उन्हें। बट ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है? ये सीनियर्स रैगिंग करते क्यों हैं? इसकी एक हिस्ट्री भी है और इसका एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है, जो मैं हिस्ट्री आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बट एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। कि हम एक स्टूडेंट लेते हैं जो 7th में पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट लेते हैं जो 8th में पढ़ रहा है। अब दोनों ने 10th कंप्लीट की, मान लेते कि दोनों ने 10th + 2 किया,
तो जो बड़ा स्टूडेंट है, जो सीनियर स्टूडेंट है, वो कॉलेज में पहले जाता है, उसके साथ रैगिंग हुई, बट उस चीज़ को वो बर्दाश्त कर लेता है। अब उस स्टूडेंट के दिमाग में ये भर गया कि मेरे साथ रैगिंग हुई तो मैं भी अपने जूनियर्स की रैगिंग करूंगा। तो जैसे ही वो छोटा वाला स्टूडेंट, यानी कि जो पहले 7th स्टैंडर्ड में था, वो भी वही सेम कॉलेज में आता है, तो जो सीनियर स्टूडेंट था वो उसकी रैग लेता है। यही चल रहा है कॉलेज में कि अगर मेरी रैगिंग हुई तो मैं भी रैगिंग करूंगा। यही हो रहा है और ये सच्चाई है। जो ये सीनियर्स जूनियर की रैगिंग लेते हैं, उन्हें पता भी कि जूनियर्स के दिमाग में कैसा असर पड़ता है। उन्हें अकेलापन लगने लगता है। कई स्टूडेंट्स तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स डिप्रेशन को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो अपनी जान दे देते हैं। नोट करने वाली बात यह कि इंडिया में 40% से ज्यादा स्टूडेंट्स रैगिंग के शिकार होते हैं, बट 9% से भी कम बच्चे इसके बारे में बात करते हैं। रैगिंग हमारे देश में 2009 में कम्प्लीटली बैन कर दी गई थी। इसको लेकर काफी ज्यादा रेगुलेशन भी बनाए गए। ग्रेजुअली ये केसेस बढ़ते ही गए, कम नहीं हुए। अब हम इसके रेगुलेशंस की बात कर लें तो जैसे ही कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आ रहा है कॉलेज में, तो कॉलेज को ये बताना जरूरी है कि ये कॉलेज रैगिंग फ्री है, जो कि हर कॉलेज करता ही है। कॉलेज को एक ब्रोचर देना पड़ता है स्टूडेंट को, जिसमें एंटी रैगिंग लिस्ट होती है, और ये चीज मैंडेटरी है कॉलेज को प्रोवाइड करना हर फ्रेशर्स को। एक स्टूडेंट जो कॉलेज में अभी एडमिशन लेने आया है, उससे और उसके पेरेंट्स को, दोनों को एक एफिडेविट साइन करना होता है, जिसमें ये लिखा ही होता है क्लियरली कि अगर कॉलेज में वो रैगिंग की कोई भी एक्टिविटी में, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उसमें पकड़े गए तो कॉलेज उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है। हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर स्टूडेंट को लिस्ट प्रोवाइड की जाए जिसमें क्लियरली मेंशन किया जाए कि अगर वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो किस किस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं। 2009 में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रैगिंग के लिए कुछ पनिशमेंट डिसाइड की थी। इसके अंडर जो रैगिंग करते हुए पकड़े गए, उन्हें 25,000 से 1 लाख तक का फाइन देना होगा। या तो 2 साल की सजा हो सकती है, या तो दोनों ही हो सकता है। हाथों हाथ उन्हें हॉस्टल से निलंबित किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, और वो आगे चल के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, यानी कि उनका करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जिनके मन में भी ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मैं उनसे कुछ बातें कहना चाहूँगा कि 10 करोड़ स्पर्म्स की रेस में आप पहले आए। 9 महीने आप अपनी माँ के पेट में रह चुके। चलने के लिए आप कितनी ही बार गिरे होंगे, पर क्या आपने चलना छोड़ा? नहीं ना। तो आप इस चीज़ से हार क्यों मान रहे? लड़िए ना, लड़ सकते हैं, कर सकते तो करिए ना। लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने अगर हार मान ली, उस दिन सामने वाले की जीत निश्चित। तो लड़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद।